गुड इवनिंग भाई लोग, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। बताओ बेटा, सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं? सभी लोग जल्दी से रिस्पॉन्ड करेंगे। ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं? सभी लोग जल्दी से रिस्पॉन्ड करो। बिल्कुल बिल्कुल अंशिका, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी पढ़ सकते हो। हाँ, टॉपिक्स का सीक्वेंसिंग अलग हो सकती है, टॉपिक्स की सीक्वेंसिंग की अलग बात हो सकती है, बाकी टॉपिक्स तो सेम ही रहते हैं। वो भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो चलो भैया शुरू करते हैं क्लास को। सभी लोगों का स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की दिवाली बहुत बढ़िया मन गई होगी। और अब मेरी भी दिवाली हो गई, तुम्हारी भी दिवाली हो गई। अब फोकस करते हैं एग्जाम्स पर, अपने कंटेंट पर। और जैसा कि हमारा फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक चल रहा था, पार्ट 1 हो चुका था, जिसमें हमने कुछ आर्टिकल्स को कवर कर लिया था। रिमेनिंग आर्टिकल्स को यहां पर कवर कर लेते हैं तो हमारा पार्ट 2 जो है वो भी कवर हो जाएगा। और इसके बाद हम पार्ट 3 भी कवर करेंगे और उसमें जो रिमेनिंग पोर्शन है, जो कम इंपॉर्टेंट है, उसको करेंगे। भाई 2 पार्ट्स में तो इंपॉर्टेंट चीज हो गई। पिछले वाले पार्ट में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इस वाले पार्ट में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, और अगले वाले में जो थोड़े कम है, कम इंपॉर्टेंट है, पर कभी कभार सवाल बन सकते हैं या बने हुए हैं ऑलरेडी, तो उनको भी नहीं छोड़ेंगे। थोड़ा बड़ा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स का, पर यह है कि बढ़िया तरीके से कवर कर लेंगे इसे। ठीक है भाई, चलो बिल्कुल बिल्कुल स्टैटिक जीके वगैरह सभी का सिलेबस है अपने एनटीपीसी में। ठीक है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, सब कुछ आपको एनटीपीसी में मिलेगा, डोंट वरी। और कल करंट अफेयर्स का सेशन है भाई, कल करंट अफेयर्स का सेशन है क्विक ट्रिक्स एग्जाम्स पर, जो हमारा नया चैनल है वहां पर 10:15 बजे आ जाना। वो इवेंट तुम्हारा बन चुका है। ठीक है, यहां क्लास में बार बार करंट अफेयर्स वगैरह मत पूछा करो, ऑलरेडी तुम्हें बता दिया जाता है यूट्यूब पर कि बेटा वहां करंट अफेयर्स है। ठीक है, तो कल अप्रैल, मई, जून की करंट अफेयर्स करेंगे। चलो शुरू करते हैं सेशन को बिना देरी के। और जो भी लोग हमारे इस एटीएम बैच में हैं और जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं है, फटाफट से 4 नवंबर तक का ऑफर है हमारे इस फाउंडेशन बैच पर। तो फाउंडेशन बैच को फटाफट से ले लो, एनटीपीसी वाला जो अपना जनरल अवेयरनेस का फाउंडेशन बैच है, ताकि बेसिक्स से एडवांस तक पूरी तैयारी हो जाए हर सब्जेक्ट की, जीके के हर सब्जेक्ट की जबरदस्त शानदार तैयारी। तो फटाफट जिन्होंने भी सिर्फ एटीएम लिया है, जिन्होंने पूरा का पूरा ये मान के चलो कि बेसिक्स क्लियर नहीं किया, तो बेसिक्स क्लियर करने के लिए ये बैच ले और आराम से फिर एटीएम में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। बाकी पहला क्वेश्चन देखो आज के इस पार्ट 2 में, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज इज डिफाइंड एज द स्टेट अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पिछली बार जो आर्टिकल्स हो गए थे उनसे अलग आर्टिकल्स लेके आया हूं। एक आधा आर्टिकल सेम हो सकता है पर कोई बात नहीं, 99% अलग है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत निम्नलिखित में से किस इकाई को राज्य के रूप में परिभाषित किया गया है? इनमें से किसको स्टेट का दर्जा दिया गया है, राज्य का दर्जा दिया गया है? सभी लोग जल्दी से रिस्पॉन्ड करो। बहुत बढ़िया बच्चों, जिनके बेसिक्स क्लियर हैं वो सही जवाब दे रहे हैं, शाबाश। तो आंसर हो जाएगा लोकल अथॉरिटीज। क्या हो जाएगा बच्चों? लोकल अथॉरिटीज, स्थानीय निकाय। अब इसका आंसर ये कैसे हुआ वो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखो सभी लोग ध्यान से देखेंगे। बिल्कुल देखो भाई, आर्टिकल 12 से 35 तक तुम सब जानते हो कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो से जिस टॉपिक को अभी हम कवर कर रहे हैं, ये पार्ट 3 में है, भाग 3 में है, पार्ट 3 में है ना, सब लोग जानते हैं हम लोग। तो अगर ये पार्ट 3 में है तो मैंने तुम्हें बताया था आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में है, 12 से 35 के बीच में है। भाई पार्ट 3 में, भाग 3 में 12 से 35 के बीच में, 12 to 35 के बीच में हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। और मैंने तो तुम्हें यह भी बोला था कि पार्ट 3 में जो एक्चुअल फंडामेंटल राइट्स हैं वो तो 14 से 32 के बीच में है, 14 से 32 के बीच में है। तो 12, 13, 33, 34, 35 में क्या है वो सब हम यहां कर रहे हैं। आज के सेशन में, कल के सेशन में हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आर्टिकल 12 क्या है? अगर इसमें कोई फंडामेंटल राइट नहीं है तो इसमें है क्या?
तो भैया आर्टिकल 12 में स्टेट शब्द का डेफिनेशन है, राज्य शब्द की परिभाषा है। और राज्य शब्द जो है, स्टेट वर्ड जो है, ये अलग अलग लेवल पर अलग अलग मतलब रखता है। अब तुम बोलोगे सर अलग अलग लेवल पर इसका अलग अलग मतलब, वो कैसे? तो बेटा देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात। स्टेट को 3 अलग अलग लेवल पर परिभाषित किया जाता है। स्टेट अलग अलग लेवल पर यानी 3 लेवल्स पर डिफाइन किया जाता है। सबसे पहले देखो, स्टेट शब्द का मतलब, राज्य शब्द का मतलब सेंटर के लेवल पर, केंद्र के लेवल पर। ठीक है बेटा, पटाखों की आवाज आए बाहर से तो इग्नोर करना, वैसे मुझे लगता नहीं कि आएगी या आ रही होगी, पर बाहर पटाखे चल रहे हैं। तो सेंटर का मतलब है, केंद्र का मतलब है, ध्यान सुनना मेरी बात, स्टेट का मतलब है सेंटर के लेवल पर, राज्य शब्द का मतलब है सेंटर के लेवल पे। एक तो इंडियन गवर्नमेंट, केंद्र के लेवल पे क्या मतलब है, इंडियन गवर्नमेंट प्लस पार्लियामेंट। केंद्र के लेवल पर, सेंटर के लेवल पर राज्य का मतलब क्या है, मतलब जैसे मान लो ये चीज एक चीज मैं एक स्टेटमेंट देता हूं कि ये राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट किया जाए। ठीक है, बात ही बात में हम लोग बोल देते हैं अरे यार ये तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तो राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है भाई, ध्यान से देखो। अरे ओए तुम साला इधर फोकस कर लो बे, फालतू बातें करते रहते हो कमेंट सेक्शन में। ध्यान से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर मान लो कोई ऐसा स्टेटमेंट आता है कि भाई राज्य की जिम्मेदारी है कि पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, तो यहां पे जो मैं राज्य बोल रहा हूं उसका मतलब है कि केंद्र सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। केंद्र सरकार के लिए और संसद के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी इंडियन गवर्नमेंट और संसद यानी पार्लियामेंट के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं राज्य, सेंटर के लेवल पे। ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट में कौन कौन आ जाएगा, इंडियन गवर्नमेंट में कौन कौन आ जाएगा बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात। इंडियन गवर्नमेंट में कौन कौन आएगा, इंडियन गवर्नमेंट में आ जाएगा एक तो प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति, एक आ जाएगा वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति, फिर आ जाएगा प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री, और उसके बाद आ जाएगा उनकी मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी उनकी मंत्री परिषद। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और ज्यादा से ज्यादा खींच के हम डाल सकते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, जो इस भारत सरकार का वकील है, इस पूरी इंडियन गवर्नमेंट का वकील है, एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी। ठीक है, बाकी पार्लियामेंट का मतलब तुम सब जानते हो, पार्लियामेंट में तो 3 चीजें होती हैं, 3 चीजों को मिला के पार्लियामेंट बोलते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। क्योंकि कोई भी कानून सेंटर की तरफ से आता है तो इन 3 स्टेजेस से गुजर के आता है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो स्टेट शब्द का मतलब केंद्र के लेवल पर, सेंटर के लेवल पर यह है इंडियन गवर्नमेंट प्लस पार्लियामेंट, और इनका मतलब तुम जानते हो। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। श्रेयांश क्या दिक्कत है भाई? अरे यार सुनो मेरी बात, अभी टीम जो है, टीम के बंदे अभी आए नहीं होंगे। ठीक है, अभी भाई दूज वगैरह है, कल से वो एक्टिव हो जाएगा, सब कुछ टेंशन क्यों ले रहे हो? ठीक है, दिवाली सबकी है ना बेटा, टेंशन ना लो, कल से एक्टिव हो जाएगा। चलो बिल्कुल, अब बेटा आगे देखो, स्टेट हो गया, स्टेट का सेंटर के लेवल पे मतलब। उसके बाद स्टेट शब्द का, राज्य शब्द का स्टेट के लेवल पे क्या मतलब है भाई? सेंटर के लेवल पे तो हमें समझ में आ गया, स्टेट के लेवल पे, राज्य के लेवल पे, जैसे राज्य मतलब राजस्थान, हरियाणा, यूपी, एमपी, है ना। तो भाई स्टेट वर्ड का मतलब हमें सेंटर के लेवल पे तो समझ में आ गया, अब स्टेट वर्ड का मतलब हमें स्टेट लेवल पे पता करना है, राज्य के लेवल पे पता करना है राज्य शब्द का मतलब। ठीक है, तो भाई देखो ध्यान से, अब यहां पे हम देखते हैं स्टेट वर्ड का मतलब। तो ये देखो, जैसे यहां इंडियन गवर्नमेंट है तो यहां पे क्या हो जाएगी, यहां पे हो जाएगी स्टेट गवर्नमेंट, यहां पे क्या हो जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट। अब भाई 28 राज्य है,
28 राज्य है तो 28 स्टेट गवर्नमेंट्स हो गई। तो राज्य के लेवल पे राज्य शब्द का मतलब क्या है, स्टेट शब्द का मतलब क्या है, स्टेट गवर्नमेंट प्लस, अब स्टेट में पार्लियामेंट तो होती नहीं, स्टेट लेजिस्लेचर बोलते हैं, राज्य विधायिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर। तो राज्य सरकार, जैसे यहां भारत सरकार थी, यहां राज्य सरकार स्टेट के लेवल पे, और स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य विधायिका। अब इनका क्या मतलब होता है, ध्यान से सुनो मेरी बात। स्टेट गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे प्रेसिडेंट की जगह तो यहां गवर्नर हो जाएगा, है ना, यहां गवर्नर हो जाएगा। वाइस गवर्नर या डेप्यूटी गवर्नर कुछ होता नहीं, तो सीधे पीएम की जगह आ जाएगा यहां पे सीएम। और जैसे पीएम की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है यानी मंत्री परिषद होती है, वैसे सीएम की होती है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और जैसे भारत सरकार का वकील एजीआई है, तो तुम सब जानते हो कि स्टेट गवर्नमेंट का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, स्टेट लेवल पे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन है स्टेट गवर्नमेंट में, जल्दी बताओ। बिल्कुल बसित, बिल्कुल जल्दी बताओ भाई, स्टेट लेवल पे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, या ये कहो राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील कौन होता है, महाअधिवक्ता। वेरी गुड, वेरी गुड। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनो मेरी बात। राज्य शब्द का मतलब केंद्र के लेवल पे हमने देख लिया, इन दोनों को मिला के बोलते हैं, है ना भाई। स्टेट मतलब ये दोनों सेंटर में। अब स्टेट का मतलब स्टेट के लेवल पे भी तो होता होगा कुछ, तो स्टेट गवर्नमेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेचर। इंडियन गवर्नमेंट की जगह स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट की जगह स्टेट में क्या होती है, स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य विधायिका। अब भैया इंडियन गवर्नमेंट में हमने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एजीआई पढ़े। स्टेट गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट के इक्विवेलेंट, उनके समान होते हैं गवर्नर। वाइस प्रेसिडेंट के लेवल पे स्टेट में कोई नहीं होता। पीएम के लेवल पे सीएम होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जैसे प्रधानमंत्री की होती है वैसी स्टेट में चीफ मिनिस्टर की होती है। और जैसे यहां अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार के वकील हैं, वैसे ही राज्य सरकार के जो वकील होते हैं, जो राज्य सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं हाई कोर्ट वगैरह में और अपना सुप्रीम कोर्ट वगैरह में, तो उन्हें बोलते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, एजीएस, यानी महाअधिवक्ता। इन्हें बोलते हैं महान्यायवादी, इन्हें बोलते हैं हिंदी में महाअधिवक्ता, इन्हें इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इन्हें एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। और उधर स्टेट लेजिस्लेचर में जैसे देखो, इधर ऊपर लोकसभा राज्यसभा है पार्लियामेंट में, यहां स्टेट लेजिस्लेचर में दो हाउसेस होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे विधानसभा बोलते हैं, है ना, विधानसभा, और इसे बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद। और बाकी एक प्रेसिडेंट की जगह कौन होगा यहां पे, गवर्नर। यानी जब भी अगर राज्य सरकार को कोई कानून बनाना है तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली से, लेजिस्लेटिव काउंसिल से और गवर्नर, तीनों से होकर पास होगा और उसके बाद लॉ बनेगा, कानून बनेगा। पर 22 राज्यों में आप सब जानते हो कि सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल तो है भी नहीं, तो सीधे लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होता है बिल, गवर्नर अपनी मंजूरी देता है और स्टेट में कानून बन जाता है। ठीक है, चलो, तो ये हो गया स्टेट का मतलब, स्टेट के लेवल पर। अब स्टेट का मतलब लोकल लेवल पर, सेंटर हो गया, स्टेट हो गया, अब लोकल लेवल पर यानी स्थानीय लेवल पर, स्थानीय लेवल पर। तो लोकल लेवल पर देखो बेटा, लोकल लेवल पे क्या होता है, लोकल लेवल पर स्टेट का मतलब होता है, लोकल लेवल पे होता है जैसे पंचायत। भाई पंचायत वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना हम लोगों ने, भारत में आज के टाइम में पंचायत का कॉन्सेप्ट है, गांव गांव में पंचायत है। तो जितनी भी पंचायत हैं, चाहे गांव के लेवल पे, चाहे तहसील के लेवल पे यानी ब्लॉक के लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, उन सभी पंचायतों को लोकल लेवल पर स्टेट कहा जाता है। जैसे मान लो मैं जिस गांव को बिलोंग करता हूं, तो मान लो वहां गांव में पीने का पानी नहीं आ रहा है हफ्ते भर से, तो मैं क्या बोलूंगा, अरे यार ये स्टेट ना काम नहीं कर रहा है ढंग से, गांव का जो स्टेट है वो ढंग से काम नहीं कर रहा। गांव का स्टेट मतलब गांव की पंचायत, गांव का स्टेट मतलब क्या हुआ, गांव की पंचायत, कि भाई राज्य काम नहीं कर रहा है ढंग से, राज्य मतलब पंचायत काम नहीं कर रही ढंग से, तो गांव के लेवल पे स्टेट का मतलब है पंचायत। शहर में जैसे म्युनिसिपैलिटी है, कूड़ा उठाने नहीं आए पिछले 7 दिनों से, कूड़ा सड़ रहा है,
हम बोलेंगे अरे यार ये स्टेट काम नहीं कर रहा ढंग से, मतलब म्यूनिसिपैलिटी नगर पालिका काम नहीं कर रही ढंग से। तो लोकल लेवल पे पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी यानी नगर पालिका, ये सब क्या है, ये लोकल लेवल पर स्टेट है। ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी यानी नगर पालिका, उसके बाद जिला बोर्ड यानी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। तो ये सब क्या है, ये लोकल लेवल पर यानी स्थानीय लेवल पर ये स्टेट है। तो पंचायत, नगर पालिका, जिला बोर्ड, ये सब क्या है, लोकल लेवल पे हमारी स्टेट है। तो अब तुमसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज इज डिफाइंड एज द स्टेट अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब बताओ भाई, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहीं पे आया कि जो गैर सरकारी संगठन है वो स्टेट है, कहीं पे आया, नहीं आया, तो खत्म। फॉरेन कंपनीज कहीं पर लिखा हुआ है, नहीं, तो खत्म। प्राइवेट कॉरपोरेशंस, निजी निगम कहीं पे लिखा हुआ है, नहीं, तो खत्म। लोकल अथॉरिटीज, लोकल अथॉरिटीज क्या है, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। तो लोकल लेवल पर लोकल अथॉरिटीज को हम बोल रहे हैं पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, खत्म। ये हो गया आंसर तुम्हारा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अंडर आर्टिकल 14 द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ मीन्स, अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत का अर्थ है। तुम सब जानते हो बेटा, तुम सब जानते हो, हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं कि आर्टिकल 14 से लेके 18 तक फंडामेंटल राइट्स में, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक समानता का अधिकार मिला हुआ है। 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 में से पहला फंडामेंटल राइट है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। तो भैया यही बोला है कि अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष समानता, यानी कानून के आगे सभी बराबर हैं का सिद्धांत का अर्थ है। तो सभी के लिए कानून का समान संरक्षण, बिल्कुल सही बात है। सही बात है कि नहीं भाई, बिल्कुल सही बात है। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, सही बात है भाई। नो बडी इज अबव द लॉ ऑफ लैंड, कोई भी कानून से ऊपर नहीं, कानून सबके लिए बराबर है, कानून सभी पर लागू होना चाहिए। भाई जब कानून सभी के लिए, कानून का समान संरक्षण है, तो कानून सभी पर लागू होना चाहिए बराबर तरीके से। तो भैया तीनों ही सही, मतलब उपरोक्त सभी, आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। समझ में आया सबको, ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल, शाबाश। एक सेकंड भैया, माता जी का फोन आ रहा है, एक सेकंड दो बस, उन्हें बता दें क्लास में। सॉरी भाई लोग, सॉरी। चलो बिल्कुल, अब मम्मी लोगों का क्या है ना, पहुंचे नहीं पहुंचे टाइम पर, क्योंकि आज ही गांव से जस्ट पहुंचे हैं और उसके बाद क्लास लिए, तो उनको लग रहा था कि पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं, बताना भूल गए उन्हें। चलो तुम लोग भी जब जाओगे घर बार छोड़ के, तो ऐसी मम्मियां फोन करेंगी भैया। चलो भाई बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद, माताजी को प्रणाम बोल देंगे तुम्हारी तरफ से। चलो बेटा, तो ये हो गया। यहां पर देखो, मैंने तुम्हें बताया कि आर्टिकल 14 से 18 तक समानता का अधिकार है, अधिकारी लिख दिए हैं का, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। ठीक है, अब समानता का अधिकार है, इसका मतलब है कि आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है कि कानून के समक्ष सभी बराबर हैं, और ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं फंडामेंटल राइट्स। पर मैं आपको एक चीज बता दूं फटाफट से, आर्टिकल 14 में दो चीजें हैं बेटा। आर्टिकल 14 में, अनुच्छेद 14 में दो चीजें हैं। एक तो है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के समक्ष सभी बराबर हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कानून के समक्ष सभी बराबर है ना। कानून की नजर में, कानून की नजर में सभी बराबर, सही बात है भाई। कानून की नजर में सभी बराबर है, कोई अमीर है, गरीब है ना, कोई ऊंचे पद पर है, कोई छोटे पद पर है, सभी बराबर है कानून की नजर में। भाई अगर किसी अमीर ने कोई क्राइम किया है, किसी गरीब ने कोई क्राइम किया है, पनिशमेंट दोनों के लिए एक ही है। ऐसा नहीं कि अमीर के लिए अलग पनिशमेंट है, गरीब के लिए
अलग पनिशमेंट है। तो कानून की नजर में सभी बराबर हैं, सिर्फ 3 लोगों को छोड़ के। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, कानून की नजर में सभी लोग बराबर हैं, सिर्फ 3 लोगों को छोड़ के। वो 3 लोग कौन है? वो 3 लोग कौन है बेटा? ध्यान से सुनना मेरी बात। एक तो राष्ट्रपति। भाई राष्ट्रपति को तुम अपने से कंपेयर नहीं कर सकते कि मेरे लिए तो कानून यह है, राष्ट्रपति के लिए भी होना चाहिए। राष्ट्रपति अलग आदमी है भाई, ठीक है। उसके बाद गवर्नर, राज्यपाल, इसके लिए भी कानून अलग है, ठीक है भाई। बाकी सबके लिए बराबर है, पर राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए अलग है। और उसके बाद ध्यान से देखो, फॉरेन डिप्लोमेट, विदेशी राजदूत, फॉरेन डिप्लोमेट, विदेशी राजदूत, इसके लिए भी अलग कानून है। क्या लिख देंगे इसे? विदेशी राजदूत। अब मैं आपको बता दूं एक चीज बहुत क्लियर तरीके से। देखो भाई, राष्ट्रपति और राज्यपाल, प्रेसिडेंट और गवर्नर, दो ऐसे पद हैं जिनके पद की गरिमा बहुत ज्यादा है ना भाई। इन पोस्ट की जो डिग्निटी है वो बहुत ज्यादा है। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल ध्यान से सुनो मेरी बात। राष्ट्रपति और राज्यपाल जो हैं, इनके पद की गरिमा इतनी ज्यादा है, इनकी पोस्ट की डिग्निटी इतनी ज्यादा है कि इनको पद पर रहते हुए कोई पुलिस वाला या कोई अधिकारी टच तक नहीं कर सकता। अगर मान लो ये अपने ऑफिस में रहते हुए, यानी अपने पद पर बने रहते हुए मर्डर भी करते हैं ये दोनों, तो जब तक पद पर है तब तक इनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। पर जैसे ही ये पद छोड़ेंगे या इनको पद से निकाला जाएगा, फिर इनको लपेटा जाएगा। पर जब तक पद पर हैं तब तक ये सेफ है, सिक्योर है। समझ में आ रही है बात? और ये अधिकार किसी और को नहीं मिले, याद रखना। अब तुम बोलोगे सर हम तो रेलवे कर्मचारी हैं, सर मैं तो स्टेशन मास्टर हूं। अरे तेरी स्टेशन मास्टर की ऐसी की तैसी, समझ रहे हो भाई? तो तुम बोलोगे सर हम तो पद पे बने हुए हैं, हमारे भी पद की गरिमा है। तुम्हारी पद की गरिमा की बनाई जाएगी पुड़िया। समझ में आ रही है बात? क्योंकि पद की गरिमा यहां पर है सिर्फ 2 जगह पे, ठीक है भाई। तो यहां पर है 2 जगह, तुम्हारे पद की कोई गरिमा नहीं है। अब तुम स्टेशन मास्टर हो, कोई आईएएस ऑफिसर है, कोई आईपीएस ऑफिसर है, अगर कांड किया है तो सब लपेटे जाओगे, ठीक है भाई। हाँ, तो भैया ध्यान से सुनना। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल जब तक अपने पद पर हैं तब तक सेफ एंड सिक्योर हैं, और जैसे ही अपने पोस्ट को छोड़ेंगे तो पुड़िया फिर इनकी भी बनेगी, ठीक है। फॉरेन डिप्लोमेट का मतलब क्या है? विदेशी राजदूत। जिन देशों के साथ भारत के बायलेटरल रिलेशंस हैं, बहुत बढ़िया संबंध हैं, ध्यान से देखो बेटा, ठीक है। तो जो भी ऐसे विदेशी राजदूत हैं, अब देखो जिन भी देशों के साथ हमारे बायलेटरल रिलेशंस हैं, द्विपक्षीय संबंध हैं, तो उन देशों के अधिकारी हमारे यहां काम कर रहे हैं भारत में रहकर, ताकि रिश्ते बने रहें। हमारे अधिकारी उनके देशों में रहकर काम कर रहे हैं ताकि रिश्ते बने रहें। तो हमारे वाले जो उधर गए वो उनके लिए विदेशी राजदूत हैं, जो उनके वाले इधर आ रहे हैं वो हमारे लिए विदेशी राजदूत हैं। तो होता क्या है कि मान लो अगर कोई विदेशी राजदूत, कोई फॉरेन एम्बेसडर, कोई फॉरेन डिप्लोमेट भारत में रहते हुए, सर्विस करते हुए, मान लो कोई मर्डर कर दे, कोई रेप कर दे, या कोई ऐसा क्राइम कर दे कि हाथ पैर तोड़ दिए किसी के, तो उसके साथ हम भारत सरकार कुछ नहीं कर सकती है। इंडिया में रहते हुए उसके साथ कुछ नहीं कर सकती। सबसे पहले यह किया जाएगा कि फटाफट से उसको इंडिया से भगाया जाएगा कि तू निकल ससुरे, यहां से पहले तू निकल और तू पहुंच अपने देश, तेरा इंतजाम करवाते हैं। इंडिया में कुछ नहीं हो सकता उसका कि इंडिया में पटक दिया जेल में और उसकी कुटाई चल रही है। बोल ससुरे क्राइम तूने किया? नहीं, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैं कुछ नहीं जानता, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। उसकी हिंदी अंग्रेजी सब बराबर कर देंगे यहां तो, ठीक है, पर वैसा है नहीं, हिंदी अंग्रेजी बराबर नहीं कर सकते उसकी, ठीक है भाई। तो सीन यह है कि उसको यहां से डिपोर्ट किया जाएगा और उनकी सरकार से बात की जाएगी, उस कंट्री की सरकार से, कि भैया तुम्हारे लौंडे ने ये कांड कर दिया यहां पर, यहां से तो जिंदा निकाल दिया है हमने, पर अब तुम इंश्योर करो कि तुम्हारे कानून में जो भी सजा है इस बंदे के लिए, इसने जो क्राइम किया वो सजा दो इसे। समझ में आ रही बात? इंडिया से तो निकल जाएगा, पर वहां पर जो भी इसने क्राइम किया यहां इंडिया में, उसके लिए जो भी पनिशमेंट तय है उस देश में, वो उसे मिलेगी, ठीक है। चलो, तो ये हो गया, एक तो ये हो गया। अब दूसरा एक आर्टिकल 14 में, देखो मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूं यार, मैं ऊपर ऊपर से नहीं फेर सकता, क्योंकि मुझे लगता है मैं ऊपर ऊपर से फेर गया, हाँ समानता का अधिकार है, ठीक है, कानून के सामने सभी बराबर है, बस निकल गया। वो अपने से होगा नहीं, क्योंकि कल को अगर तुम्हारे पास डिटेल में कुछ आ गया तो मेरी खुचाई कर दोगे,
ठीक है भाई, इसलिए अपन पंगे में पड़ेंगे नहीं, अपन रिस्क लेंगे नहीं। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, और एक है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून का समान संरक्षण। कानून की नजर में सभी बराबर, यह अलग चीज है। कानून का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, वो अलग चीज है। अब क्या अलग है मैं बता देता हूं। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून का समान संरक्षण, कानून का, भाई भले ही आज 5 या 6 सवाल हो, मैं डिटेल में ही पढ़ाऊंगा, भले कल इनको निपटा दूंगा उन क्वेश्चंस के साथ, पर डिटेल में ही चलेगा। कानून का समान संरक्षण, एक बार तुम पैसा दिए हो तो हम तुम्हारे साथ यार गद्दारी नहीं कर सकते, है ना। कल को तुम ही बोलोगे ए मास्टर गद्दारी कर बे, है ना भाई। चलो शिवम बेटा, ये इंटरनेशनल लॉज है, ठीक है, इंटरनेशनल लॉज। बिल्कुल कुणाल, बिल्कुल, अभी उधर वाले चैनल पे आएगा, 20 दिन में जबरदस्त करेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो। कानून का समान संरक्षण, ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून का समान संरक्षण। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि देखो इंडिया में 30% ही यूज होता है, कानून की नजर में सभी बराबर, 70% तो हम ये यूज करते हैं। कानून का समान संरक्षण, इसमें क्या होता है, हम एज और जेंडर को देखकर थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे देते हैं, थोड़ी छूट दे देते हैं, ठीक है। अब कैसे देखो, मैंने तो शायद पहले ये यूट्यूब पर तो मैंने पढ़ाया, ये बैच में हम पहली बार पढ़ रहे हैं चीज। मान लो भाई यहां पर ले लेते कुणाल, ठीक है, यहां पर ले लेते कुणाल, यहां पर ले लेते हैं धनश्री, ठीक है, जो जो नाम मेरे को याद आ रहे हैं, धनश्री, और यहां पर ले लेते हैं औशिक, ठीक है भाई, क्लियर है। कुणाल, धनश्री और औशिक, ध्यान से देखो। अब देखो सीन क्या है। मान लो कुणाल की एज है 23 साल, 23 इयर्स, ठीक है, और धनश्री की एज है मान लो 20 इयर्स, और औशिक की एज है 15 साल, 15 इयर्स। क्या रे औशिक, 15 साल ठीक है ना तेरा, 15 इयर्स, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अरे कोई बात नहीं, तेरे को और यंग बना रहा हूं मैं, 21 है तो क्या हुआ, 23 इयर्स, 20 इयर्स, 15 इयर्स। अब ध्यान से देखो बेटा सभी लोग, हाँ क्या बोल रहे हो, छोटी बच्ची है क्या, इधर देखो तुम लोग, 23 इयर्स, 20 इयर्स, 15 इयर्स। अब तुम देखो कैसे कानून का समान संरक्षण मिलेगा। भाई कुणाल ने, अब देखो मान लो तीनों ने ही एक हीनियस क्राइम किया है, तीनों ने ही हीनियस क्राइम किया, तीनों ने ही ब्रूटल मर्डर्स किए, ठीक है, तीनों ने ही ब्रूटल मर्डर्स किए हैं, समझ रहे हो भाई। कट 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 कट, हाँ, कुणाल ने भी, धनश्री ने भी, औशिक ने भी, और जानते हुए किए हैं कि हम जो कर रहे हैं उसका नतीजा क्या हो सकता है, ठीक है। अब क्या होगा, कुणाल को तो लटका देंगे भाई, सीधे लटका देंगे भाई, तू चढ़ जा ऊपर, यहां टाइट करेंगे इसको, खेला खत्म, ठीक है। तो कुणाल का तो खेला हो जाएगा, क्योंकि ये 23 साल का है, ऊपर से मेल है, इसको क्या रिलैक्सेशन देना, उड़ाओ इसको, ठीक है भाई। उसके बाद धनश्री, क्योंकि महिला है, क्योंकि धनश्री लड़की है, इस चक्कर में इसको बोलेंगे यार लटकाओ मत, फांसी मत करो, ऐसा करो, इसको उम्र कैद दो, इसे लाइफ इंप्रिजनमेंट दो, क्योंकि महिला है, ठीक है। कुणाल को लटका दिया, महिला को बोल रहे हैं उम्र कैद, ठीक है। और औशिक क्योंकि 15 साल का है तो इसका मेंटल स्टेटस जो है वो एडल्ट्स के कंपैरिजन में थोड़ा कम है। तो ये सोचिए कि भाई बच्चा है, इसको पता नहीं था कि इसने क्या कर दिया है, तो इसको भेज दिया जाएगा जुवेनाइल कोर्ट, जुवेनाइल कोर्ट, इसको माइनर कंसीडर करके इसको जुवेनाइल कोर्ट भेज दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसको 3 साल के लिए, 2 साल के लिए वहीं पे रखेंगे, स्पेशल होम में रखेंगे, वहां इसकी काउंसलिंग होगी कि बेटा तूने किया क्या है, तेरी वजह से सोसाइटी को कितना बड़ा नुकसान हुआ, तेरी वजह से किसी फैमिली को कितना बड़ा नुकसान हुआ। ऐसी बढ़िया काउंसलिंग की जाएगी कि 2-3 साल बाद जब ये बड़ा हो जाएगा तब इसको समाज में बिना इसकी आइडेंटिटी किसी को बताए इसको इंडक्ट कर देंगे सोसाइटी में, समाज में वापस से इसको स्थापित कर देंगे कि अब तू आराम से रह,
पर ऐसी कोई गलती मत करना, क्योंकि इस बार माफी नहीं मिलेगी। ठीक है भाई, सबको समझ में आया? हां, बाकी अगर मान लो जुवेनाइल में भी एक चीज बताता हूं, बाकी अगर कोई जुवेनाइल है, क्योंकि 18 साल से कम हमारे यहां भारत में माइनर कंसीडर किया जाता है। कोई भी अगर हमारे यहां पे इंडिया में मान लो कोई बच्चा है जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, 18 के बाद ही तो एडल्ट बोलते हैं, तो 18 से कम है यानी 16 से 18 के बीच में है, 16 से कम नहीं, 16 से 18 के बीच में है, और उसने कोई हीनियस क्राइम किया है, इतना गंदा काम किया है, तो उसको एडल्ट की तरह ट्रीट किया जा सकता है रेयर केसेस में, हमेशा नहीं, रेयर केसेस में उसे एडल्ट की तरह ट्रीट किया जा सकता है अगर 16 से 18 के बीच का कोई बच्चा ऐसी हरकत करता है तो। बेटा आज नहीं, अरुण कुमार प्रजापति भारत की पहली महिला शबनम होगी जिसको फांसी मिलेगी। उसकी फांसी जो है बस तय हो रखी है, राष्ट्रपति के पास उसने याचिका दे रखी है कि मेरी फांसी माफ हो जाए, पर भारत की पहली महिला बनने वाली है शबनम, जिसने अपने परिवार के 7 लोगों को अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर कुल्हाड़ी से काट दिया था। ठीक है, चलो क्लियर, तो ये हो गया भाई। अब तुम देखो, अगर इन तीनों के ऊपर, तीनों ने ब्रूटलिटी के साथ मर्डर किया, अगर ये वाला इनके ऊपर लगा देते इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून की नजर में सब बराबर, तो मुझे एक बात बताओ, तीनों के साथ क्या होता? अगर तीनों ने ही मर्डर किया ब्रूटलिटी के साथ और इक्वालिटी बिफोर लॉ लगा देते, तो तीनों के साथ क्या होता? बताओ बताओ भैया जल्दी। मोए मोए हो जाता तीनों को, बिल्कुल फांसी तीनों को मिलती अगर इक्वालिटी बिफोर लॉ लगा दिया होता। तो हम 30% ये यूज करते हैं, 70% वो यूज करते हैं, एज और जेंडर के बेसिस पे हम रिलैक्सेशन दे देते हैं। ठीक है, चलो बाकी हम लड़के हैं तो हमारे साथ यही होता है कुणाल बाबू। ठीक, चलो नेक्स्ट, विच आर्टिकल प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ? कौन सा अनुच्छेद धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तुम सब जानते हो बेटा, तुम सब जानते हो, आर्टिकल 15। ठीक है, आर्टिकल 15 जो है, आर्टिकल 15 ये कहता है कि देश में प्रजाति के आधार पर, नस्ल मतलब प्रजाति, जैसे हम नॉर्थ इंडियंस हैं, हम में से कई सारे नॉर्थ ईस्ट के हो सकते हैं, उत्तर पूर्वी भारत के, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम। हम में से कुछ लोग साउथ के हो सकते हैं, दक्षिण भारत के, जिन्हें द्रविडियंस बोलते हैं। हम में से कुछ लोग पहाड़ी हो सकते हैं, है ना, जिन्हें हम अल्पाइन बोलते हैं। तो भारत में आज के टाइम में 4 नस्लें हैं, नॉर्थ इंडियंस जो आर्यंस के डिसेंडेंट्स हैं, वंशज हैं, साउथ इंडियंस जिन्हें द्रविडियंस बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट मंगोलॉइड रेस, मंगोलॉइड प्रजाति, और पहाड़ी लोग यानी अल्पाइन। तो अगर प्रजाति के आधार पर अगर हम भेदभाव करें, जैसे करते भी हैं, तुम देखो दिल्ली वगैरह में क्या होता है, कई बार जो है मस्ती मजाक में ही सही, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को गलत तरीके से पुकारा जाता है। मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए तुम्हें नाम बता रहा हूं, चिंकी बोला जाता है उन्हें, चाइनीज बोला जाता है, क्योंकि वो मंगोलॉइड रेस को बिलोंग करते हैं, मंगोलॉइड प्रजाति को बिलोंग करते हैं। और ये बिल्कुल मजाक की बात नहीं। कितना ज्यादा बड़ा भेदभाव है ये, कितना ज्यादा हर्ट करता होगा उन्हें कि यार तुम तो चाइनीज लग रहे हो। क्यों भाई, वो इंडियन है यार, चाइनीज क्यों बोल रहे हो? मंगोलॉइड रेस को बिलोंग करते, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप किसी को भी कुछ भी बोल दोगे। ठीक है, चलो। और जो साउथ का होता है, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, तेलंगाना का हो, आंध्र प्रदेश का हो, केरल का हो, कर्नाटक का हो, अपना तमिलनाडु का, सबको बोल देंगे ओए मद्रासी इधर, ओए मद्रासी इधर। भाई मद्रासी मतलब चेन्नई का आदमी यार। तुम साला मराठी को भी मद्रासी बोल रहे हो, तुम तेलुगु को भी मद्रासी बोल रहे हो, तुम कन्नड़ को भी मद्रासी बोल रहे हो, तुम मलयालम बोलने वाले को भी मद्रासी बोल रहे हो। ठीक है, बिल्कुल। तो नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, जाति के आधार पर, अब ये देखो सभी आधारों पर थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं भेदभाव होता है, ये सच्चाई है, पर संविधान ये कहता है कि नहीं होना चाहिए। लिंग के आधार पर देखो यार, गांव में अगर लड़की पैदा हो जाती, मां बाप रोने लग जाते हैं कि यार अब तो दहेज जाएगा। तो लिंग के आधार पर भेदभाव है, लड़के को पढ़ा रहे हैं, लड़की को नहीं पढ़ा रहे, लिंग के आधार पर भेदभाव है। लड़के के लिए वो सारे काम कर रहे हैं पर लड़की के लिए नहीं कर रहे हैं, लिंग के आधार पर भेदभाव है। लड़के को बाहर पढ़ने के लिए भेजा जा रहा है, लड़की को बोला नहीं तू यहीं रह, तू क्या करेगी बाहर जाकर, लिंग के आधार पर भेदभाव है। ठीक है,
और यहां गाली गलौच नहीं हो, सालों ब्लॉक कर दिया जाएगा। जो थोड़ा बहुत कुछ होगा ना वो मेरे एंड से ही होगा, तुम्हारे एंड से नहीं होना चाहिए, सबको बोल रहा हूं मैं। हाँ, किसी को राइट नहीं क्लास में कमेंट में कुछ भी छोटी सी भी कुछ लिखने की, ठीक है? वो सिर्फ वन वे है, और वो भी बहुत फ्रैंक वे में, ऐसा भी नहीं कि कोई ऑफेंड हो जाए। हाँ, तुम्हारी तरफ से नहीं बेटा, ब्लॉक कर दिए जाओगे, भाड़ में जाए तुम्हारा पैसा। क्लास की डिग्निटी मेंटेन रहनी चाहिए। देखो इधर पे, तो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर अगर भेदभाव होता है तो उस पर रोक लगाता है आर्टिकल 15। आयुष्मान खुराना की एक मूवी आ रखी है, वक्त मिले तो जरूर देखना, ऐसी मूवी देखा करो, पहले से ही आ रखी है आर्टिकल 15, बहुत बढ़िया मूवी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया अंकित बाबू। नेक्स्ट, आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 निम्नलिखित मामलों में अवसर की समानता सुनिश्चित करता है। बताओ भैया, आर्टिकल 16 आपको कहां पर इक्वालिटी देता है, कहां पर समान अवसर देता है? अगर पढ़ रखा है, बेसिक्स क्लियर है तो बताओ। शाबाश, बहुत बढ़िया। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, वेरी गुड वेरी गुड। एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। तो आर्टिकल 16 यह कहता है कि सभी भारतीय नागरिकों को रोजगार के समान अवसर प्राप्त होंगे। समझ में आ रही है बात? अब तुम बोलोगे अरे सर कहां समान अवसर, आरक्षण मिला हुआ है सर लोगों को, रिजर्वेशन मिला हुआ है, हम जनरल वालों का तो बैंड बज गया है। तो देखो बेटा, आर्टिकल 16 में ही लिखा हुआ है, पहले तो ये लिखी हुई है ये लाइन कि सभी को सरकारी नौकरियों में, सभी को सरकारी नौकरियों में, यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट नहीं, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी सरकारी रोजगार, सरकारी रोजगार में सभी को समान अवसर उपलब्ध होंगे। ये आर्टिकल 16 में लिखा हुआ है। पर अब लाइन देखो आगे क्या लिखी है, पर यदि समाज में ऐसा कोई सेक्शन है, यदि हमारी सोसाइटी में, यदि हमारे समाज में ऐसा कोई सेक्शन है लोगों का, ऐसा कोई सेक्शन है जो आर्थिक रूप से यानी इकोनॉमिकली, आर्थिक, सामाजिक यानी सोशल तरीके से, ठीक है, यदि समाज में ऐसा कोई सेक्शन है जो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक यानी एजुकेशनल स्टेट पर भी एवं राजनीतिक स्तर पर भी पिछड़ा हुआ है, पॉलिटिकल लेवल पे भी पिछड़ा हुआ है, स्तर पर पिछड़ा हुआ है, पिछड़ा हुआ है, तो संसद यानी पार्लियामेंट को, संसद को यह अधिकार है कि वो उनके लिए विशेष प्रावधान कर सकती है, उनके लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। ठीक है भाई, तो सीधे सीधे बात है भाई, अगर पार्लियामेंट को लगता है कि समाज में ऐसा कोई सेक्शन है जो आर्थिक तौर पर पिछड़ा हुआ है यानी इकोनॉमिकली पिछड़ा हुआ है, जो सोसाइटी में पिछड़ा हुआ है, सामाजिक स्तर पर पिछड़ा हुआ है, जो राजनीतिक स्तर पर पॉलिटिकली पिछड़ा हुआ है, जो एजुकेशनल लेवल पर पिछड़ा हुआ है, शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ है, तो उन सभी के लिए स्पेशल प्रोविजन यानी कि विशेष प्रावधान संसद कर सकती है। और विशेष प्रावधान का मतलब है यहां पे आरक्षण। तो संसद ने कर रखा है आरक्षण की सुविधा। जो लोग भी एसटी, एससी, ओबीसी हैं, उन सब को, जो पहले कभी हजारों सालों से एक्सप्लॉइट हुए हैं, ठीक है, ओबीसी तो खैर इतना नहीं हुआ,
पर जो एसटी और एससी जिनका जबरदस्त तरीके से शोषण किया गया है, ठीक है, जबरदस्त तरीके से शोषण किया गया है हजारों सालों से, तो उनको समाज में अपलिफ्ट करने के लिए, उनकी तरक्की के लिए आरक्षण की सुविधा दी गई है आर्टिकल 16 के तहत। तो आर्टिकल 16 में साफ साफ लिखा हुआ है कि सभी को सरकारी नौकरियों में समान अवसर मिलेंगे, पर जो लोग पिछड़े हुए हैं उनके लिए विशेष प्रावधान भी किए जाएंगे संसद द्वारा। क्लियर है? क्लियर है ना भाई? कौन है भाई, कौन है ये? ओए हाँ, कोई भी उल्टा सीधा कमेंटबाजी नहीं, ठीक है भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। और देखो, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बहसबाजी बहुत ज्यादा आगे तक चली जा सकती है, तो तुम सिर्फ पढ़ाई के लेवल पे इन चीजों को देखो, तुमको अपना नौकरी लगना है और खत्म मामला, ठीक है? फालतू नेता वेता नहीं बनना इधर पे। चलो भाई, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट फॉर मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शंस? कौन सा अनुच्छेद सैन्य और शैक्षणिक विशिष्टताओं को छोड़कर उपाधियों के निषेध का प्रावधान करता है? यानी इसका मतलब यह है कि कौन सा कौन सा आर्टिकल टाइटल्स को देने से रोक लगाता है, यानी किसी भी तरह की उपाधि का अंत करता है। सिर्फ दो तरह की उपाधियां मिल सकती हैं, सिर्फ दो तरह के टाइटल्स मिल सकते हैं, एकेडमिक यानी पढ़ाई लिखाई से संबंधित, और दूसरे सेना से संबंधित। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे एकेडमिक टाइटल्स क्या होते हैं, जैसे मान लो आपने इतनी पढ़ाई कर ली कि आपने पीएचडी कर ली। आपने क्या कर ली बच्चों? पीएचडी कर ली, ठीक है? अब पीएचडी कर ली तो आपके नाम के आगे लग जाएगा डॉक्टर, यानी आपने डॉक्टरेट कर ली, डॉक्टरेट कर ली, पीएचडी कर ली, डॉक्टरेट कर ली, तो आपके नाम के आगे लग जाएगा डॉक्टर। तो ये आपका टाइटल हो जाएगा, ये आपने अर्न किया अपनी मेहनत से। फिर जैसे मान लो आपने एमबीबीएस किया, आपने एमबीबीएस किया, ठीक है भाई, मेडिकल की पढ़ाई की आपने, और आप बन गए डॉक्टर, तो आप ये वाला अपने नाम के आगे इस्तेमाल कर सकते हो ऑफिशियली। ये ऑफिशियली इस्तेमाल कर सकते हो, ये ऑफिशियली इस्तेमाल कर सकते हो। ऑफिशियली मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक में कहीं पर भी जहां आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आप ये डॉक्टर का अपना पद लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। मान लो आप इंजीनियर हो, आपने इंजीनियरिंग की है भाई, आपने प्रोफेशनल कोर्स किया है, तो आप ईआर लगाओ ना यार, आपको किसने मना किया? आपने वकालत पढ़ी है, आपने लॉ किया है, और लॉ किया और बार काउंसिल ऑफ इंडिया से आपने लाइसेंस ले लिया प्रैक्टिस करने का, अपना अदालत में प्रैक्टिस करने के लिए सिर्फ लॉ की डिग्री नहीं चाहिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से आपका लाइसेंस बनना चाहिए, तब आप कहलाएंगे एडवोकेट। जब एडवोकेट बन जाए तो एडीवी लगाओ ना अपने नाम के आगे, क्या दिक्कत है ऑफिशियली? तो ये है एकेडमिक टाइटल्स, डॉक्टर, ईआर, एडवोकेट। और जैसे मान लो आप सेना में अफसर बन जाते हैं या सेना में सिपाही, आपकी जो रैंक है उस रैंक का इस्तेमाल आप कर सकते हो ऑफिशियली, कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे मान लो कल को आप आर्मी में लेफ्टिनेंट बन गए, और लेफ्टिनेंट बने, फिर कैप्टन बने, फिर प्रमोशन हुआ, मेजर बने, ठीक है? तो अगर आप मेजर हैं तो मेजर कुणाल सिंह, ठीक है, आप ऑफिशियली ये नाम इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कल को आप रिटायर भी हो जाते, मान लो मेजर के ही पद से रिटायर हो गए, तो मेजर लिखोगे शॉर्ट में MAJ, और ब्रैकेट में लिखोगे RET, रिटायर्ड कुणाल सिंह। समझ रहे हो भाई? ऑफिशियली इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये है मिलिट्री टाइटल्स। तो एकेडमिक टाइटल्स और मिलिट्री टाइटल्स तो भारत सरकार अलाउ कर रही है, पर और किसी तरह की उपाधि और किसी तरह के टाइटल, जैसे अंग्रेज दिया करते थे, रविंद्रनाथ टैगोर को दिया था नाइटहुड का टाइटल, रविंद्रनाथ टैगोर के नाम के आगे लग गया था सर रविंद्रनाथ टैगोर। गांधी जी को दिया था केसर हिंद का टाइटल। तो ये सब जो टाइटल्स हैं, ये जो सब टाइटल्स हैं, ये सब खत्म किए जा चुके हैं। सिर्फ एकेडमिक यानी शिक्षा संबंधी और मिलिट्री यानी सेना संबंधी टाइटल्स अलाउड है, बाकी सब टाइटल्स को खत्म कर दिया, क्योंकि टाइटल समाज में भेदभाव पैदा करता है। भाई अगर किसी को तुम बोल रहे हो केसर हिंद, और कोई नॉर्मल आदमी केसर हिंद, हिंदुस्तान का केसर, तो ये क्या है? हिंदुस्तान का गोबर। समझ रहे हो भाई? मतलब एक इंसान को तो केसर बना दिया आपने, एक को गोबर बना दिया। समाज में भेदभाव आपने वैसे ही पैदा कर दिया टाइटल देके, तो टाइटल्स खत्म कर दिए गए। ठीक है भाई?
चलो, तो याद रखना आर्टिकल 18 टाइटल्स को खत्म करता है, ठीक है। चलो 3 सेकंड के लिए यही सही, मेजर तो बना बे। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज गारंटीड अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत निम्नलिखित में से किस अधिकार की गारंटी दी गई है। तुम सब जानते हो आर्टिकल, मैंने बताया 14 to 18 तो समानता का अधिकार है, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार है ना भाई, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। अब मुझे बताओ आर्टिकल 19 में कैसी स्वतंत्रता है, कैसी फ्रीडम है। अगर बेसिक्स क्लियर हैं तो बताओ, और क्लियर नहीं है तो बेटा फटाफट से वो बैच ज्वाइन कर लो जहां पे बेसिक से एडवांस तक सब क्लियर हो जाएगा डिटेल में, ऐसे सवाल बन पाएंगे फिर। बताओ भैया किस तरह की लिबर्टी है आर्टिकल 19 में। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार तो भैया आर्टिकल 21 में है, हमसे तो आर्टिकल 19 पूछा गया है, तो ये तो नहीं होगा। फिर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये तो है यार, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो है, भाषण देने और अपने आप को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता तो है। किसी भी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार, कोई भी काम धंधा कर सकते हो भारत के किसी भी हिस्से में, ये भी राइट है। यानी बी और सी है, और बी और सी दोनों, यानी बी और सी अलग अलग तो नहीं हो सकते, एक साथ ही होंगे क्योंकि दोनों ही है, तो बी और सी दोनों, यानी डी होगा आंसर, आंसर हो जाएगा डी। भैया आर्टिकल 19 में ध्यान से सुनना मेरी बात, आर्टिकल 19 में आपको 6 तरह की बेसिक फ्रीडम्स मिली हुई हैं। आर्टिकल 19 में 6 बेसिक फ्रीडम्स हैं, 6 मूलभूत स्वतंत्रताएं हैं, 6 बेसिक फ्रीडम्स, यानी ये छूट तो, ये फ्रीडम्स तो, ये स्वतंत्रताएं तो मिलनी ही चाहिए, 6 बेसिक फ्रीडम्स। अब वो 6 बेसिक फ्रीडम्स कौन कौन सी हैं, ध्यान से देखो बेटा, 6 बेसिक फ्रीडम्स कौन कौन सी हैं, ध्यान से देखो, ठीक है। पहली बेसिक फ्रीडम है बच्चों, पहली बेसिक फ्रीडम है स्पीच एंड एक्सप्रेशन। स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी एक तो बोलने का, भाषण देने का, और अपने आप को एक्सप्रेस यानी अभिव्यक्त करने का, स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार। यानी आप कुछ भी बोल सकते हो और किसी भी तरह से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, अभिव्यक्त कर सकते हो, पर इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी की भी ऐसी तैसी करने लगोगे बोलते बोलते। आप कुछ भी बोल सकते हो, मतलब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो बढ़िया तरीके से, किसी भी बात को लेकर, किसी भी मुद्दे को लेकर आप अपना विचार रखो, कोई दिक्कत नहीं। या फिर किसी भी चीज को लेकर आप अपने आप को अभिव्यक्त करो। जैसे मान लो भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है और लोग, तुम देखते हो कि किस तरीके से वो झंडा लहराते हैं, इस तरीके से यूं 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 स्टेडियम में झंडा लहराते हैं भारत का, तो वो अपने एक्साइटमेंट को, अपनी खुशी को एक्सप्रेस कर रहे हैं। सो दैट इज द वे टू एक्सप्रेस कि भाई देखो मैं खुशी जाहिर कर रहा हूं, ठीक है। मान लो भारत सरकार की कोई पॉलिसी पसंद नहीं आई, कोई नीति पसंद नहीं आई, मोदी जी का पुतला फूंक दिया, एक्सप्रेशन का तरीका है, फूंक दिया पुतला, गुस्सा निकाल दिया अपना, ये एक्सप्रेशन का तरीका है, ठीक है। पर ये सब करते वक्त आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। आप स्पीच यानी बोलते वक्त और अपने आप को एक्सप्रेस करते वक्त इन चीजों का ध्यान रखें कि भैया आप एक तो देश की यूनिटी को लेकर कुछ गलत ना बोले, देश की एकता को लेकर कुछ ना बोले गलत, अच्छा ही बोले, जो बोले गलत ना बोल जाए। देश की इंटीग्रिटी, अखंडता, यानी देश को कहीं तोड़ने की बात मत कर देना, देशद्रोह के चार्जेस लग जाएंगे, ठीक है। अखंडता, अखंडता की अच्छी बात ही करनी है, बुरी बात नहीं करनी। देश के सिक्योरिटी के बारे में उल्टी सीधी बातें नहीं, देश की फोर्सेस के बारे में उल्टी सीधी बातें नहीं, देश की सुरक्षा के बारे में उल्टी सीधी बातें नहीं, ठीक है। देश की सुरक्षा फौज के हाथ में, तो उसके बारे में उल्टी सीधी बातें नहीं। देश के कोर्ट यानी कि न्यायालयों के बारे में, कोर्ट्स के बारे में या न्यायिक व्यवस्था के बारे में गलत बातें नहीं, ठीक है। न्याय व्यवस्था के बारे में या न्यायपालिका के बारे में या न्यायालयों के बारे में गलत बातें नहीं, ठीक है। और उसके बाद बाइलेटरल रिलेशंस, बाइलेटरल रिलेशंस का मतलब क्या है, दूसरे देशों के साथ जो हमारे संबंध हैं,
द्विपक्षीय संबंध हैं, उनके बारे में गलत बातें नहीं, क्योंकि रिलेशंस बिगड़ सकते हैं। अगर कोई बात आपने ऐसी बोल दी जो उस देश में पहुंच गई तो रिलेशन बिगड़ सकते हैं। तो बायलैटरल रिलेशंस के बारे में, जिन देशों के साथ हमारे बहुत बढ़िया संबंध हैं, उनके बारे में गलत बातें नहीं, बायलैटरल रिलेशंस। क्योंकि देखो पर्सनली तो आप बोल सकते हो, एक रूम में बोल सकते हो कुछ भी, पर वो चीज जो है अगर पब्लिक डोमेन में आ गई, पब्लिक के बीच में आ गई, कहीं वायरल हो गई, तो बैंड बज जाएगी भाई। तो देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, कोर्ट्स और बायलैटरल रिलेशंस के बारे में कोई भी डेरोगेटरी कमेंट, कोई भी गंदा कमेंट नहीं करना है। ठीक है भाई, समझ में आया? ओए फालतू बातें नहीं, इधर देखो, इधर पे मेरे को 3-4 बंदे दिमाग में दिख रहे हैं, मैं कर दूंगा सारा ब्लॉक। पढ़ाई करो चुपचाप इधर पे। तो ये हो गया अपना, यहां पर ये हो गया अपना आर्टिकल 19। अब 19 में पहली फ्रीडम तो हो गई स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरी फ्रीडम है कि कहीं पर भी आप असेंबल हो सकते हो। ठीक है, फ्रीडम टू असेंबल। असेंबल मतलब इकट्ठे हो सकते हो। असेंबल विदाउट, एक तो असेंबल होना है पीसेबली, असेंबल पीसेबली यानी शांतिपूर्वक तरीके से इकट्ठे हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो अगर किसी चीज का विरोध करना है तो इकट्ठे होकर विरोध करो, कोई दिक्कत नहीं है, शांतिपूर्वक तरीके से। तो असेंबल पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स, हथियार नहीं होने चाहिए जब इकट्ठे हो रहे हो। तो हथियारों का कोई काम नहीं है, शांतिपूर्वक तरीके से जब सब कुछ काम करना है तो हथियारों की क्या जरूरत है। तो असेंबल पीसेबली, शांतिपूर्वक तरीके से इकट्ठे हो जाओ और बिना किसी हथियार के। वरना फिर ये फ्रीडम नहीं है, कहीं तुम पहुंच जाओ तलवार लेके, अरे हम तो भारत सरकार के अगेंस्ट मोर्चा निकालने आए। अबे तलवार लेके मोर्चा निकालने आए तुम? अरे पुलिस मारेगी डंडे, ठीक है, पुलिस ने लगा रखा होगा तेल डंडे पर, ऐसी सुताई करेगी तुम्हारी। तो याद रखना, असेंबल पीसेबली विदाउट आर्म्स, ये राइट है आपके पास। पर हथियारों के साथ आ गए तो कोई इकट्ठा होने का राइट नहीं, फिर तो सीधे जेल जाओगे। तीसरा, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, संघ बना सकते हो, संस्था बना सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। कोई संघ बना सकते हो, कोई यूनियन बना सकते हो। तो एसोसिएशन मतलब संस्था बना सकते हो कोई, यूनियन मतलब संघ बना सकते हो कोई। जैसे वो ऑटो वालों का, ऑटो रिक्शा वालों का यूनियन होता है। मान लो सीएनजी के दाम बढ़ गए तो सारे ऑटो रिक्शा वालों का एक यूनियन बना रहता है कि भाई आज दिल्ली में रिक्शे नहीं चलेंगे, आज जयपुर में रिक्शे नहीं चलेंगे क्योंकि सीएनजी के दाम बढ़ा दिए सरकार ने। ठीक है, तो सभी ऑटो वालों का यूनियन है, सबने बोल दिया भाई नहीं चलाएंगे रिक्शे, जनता परेशान हो रही है। तो ये यूनियन, इस तरह के यूनियन संस्था बना सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर है? उसके बाद फोर्थ, आपको फ्रीडम है, बेसिक फ्रीडम है मूवमेंट की। पूरे देश में कहीं पर भी मूव कर सकते हो, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। देखो ये फंडामेंटल राइट थोड़े से डिटेल में पढ़ने होते हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, पर कल ये सेशन खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मतलब देश के किसी भी हिस्से में आपको घूमने फिरने की आजादी है। भाई आज के टाइम में अगर तुम्हें मान लो मनाली घूम के आना जाओ यार, कोई दिक्कत थोड़ी, कोई रोकेगा थोड़ी तुमको। तुम्हें हैदराबाद घूम के आना जाओ, घूम के आओ। तुम्हें साउथ घूम के आना जाओ, नॉर्थ ईस्ट में जाओ। पर जहां भारत सरकार ने खुद ने रोक लगा रखी है जाने के लिए, जहां भारत सरकार ने बैन किया हुआ है किसी कारण से जाना, और तुम बोलोगे अरे हमारे पास तो आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, तो वहीं तुम्हें सुधार दिया जाएगा। बोला फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ससुरे हमको सिखा रहा है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। जब बोल दिया भारत सरकार ने यहां नहीं जाना तो भाड़ में गए तेरा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, तो तू पिछवाड़ा इधर कर, तेरे डंडे डंडे पड़ेंगे। समझ में आ रही है बात? तो याद रखना ये चीज कि जहां भारत सरकार खुद मना कर रही है, आप वहां पर जाने की जिद नहीं कर सकते, ये बोलकर दैट वी हैव दिस राइट, दैट वी हैव दिस राइट ऑफ मूवमेंट एनीवेयर इन द कंट्री। ठीक है, ये राइट नहीं है भाई, बिल्कुल। जैसे अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड्स हैं, या नॉर्थ ईस्ट के हमारे नागालैंड वगैरह के कुछ इलाके हैं, ठीक है, या पीओके है, ये सब नहीं करना है वहां जाके। बहुत बढ़िया अरुण कुमार, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। फिर पांचवी फ्रीडम क्या है? देखो आर्टिकल 19 में पांचवी फ्रीडम है बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात। और इनको ना 1 2 3 करके नहीं लिखते, इनको ऐसे लिखते हैं, ABCD लिखते हैं इनको। मैंने यहां पे 1 2 3 लिखा है, इसको 1 2 3 करके नहीं लिखना होता, इसको लिखना होता है 19A, 19B,
19C, 19D और 19E में क्या है? आर्टिकल 19E में क्या है? फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री। फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस यानी आप देश के किसी भी इलाके में बस सकते हो। फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, देश के किसी भी हिस्से में जाके रह सकते हो, बस सकते हो परमानेंटली। अब मेरा मन है यार, अब जैसे मैं 2007 से 2024 तक दिल्ली में रहा, बस मन उब गया, मैं जयपुर आ गया, ठीक है, किसी ने रोका थोड़ी, मेरी फ्रीडम थी। अब कल को मान लो जयपुर से पक गया, तो मान लो मेरा मन यार कोलकाता रह के आते हैं, कोलकाता चला गया, वहां जाके घर लिया, वहां पे रहे, कोई दिक्कत नहीं। यानी आप कहीं पर भी रह सकते हो, बस सकते हो, सिवाय उन जगहों के जहां पे खुद सरकार ने रोक लगाई है, ठीक है। अब तुम्हें लग रहा है यार अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में जाके जो सेंटिनलीज जनजाति है उनके साथ रहेंगे, हुलुलुलुलु करेंगे, भाई तुम्हारा हुलुलुलु निकाल देंगे वहां पर वो, ठीक है। तो याद रखना, जहां भारत सरकार ने खुद ने बैन किया हुआ है वहां पे जाके बकलोली नहीं करनी है भाई, ठीक है। बकलोली करने के लिए कुछ बचेगा नहीं फिर, ठीक है भाई, बिल्कुल क्लियर है ना? हाँ, अरे हरियाणा तो जाते रहते भाई। चलो इतना समझ आ गया तुमको? फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, तो जहां सरकार रोक लगा रही है वहां नहीं जाना, वहां जाके नहीं बसना, ठीक है। घर के साथ, तुम्हारे साथ पता नहीं क्या क्या, घर के साथ तो क्या क्या किया जाएगा वो अलग बात है, तुम्हारे साथ क्या क्या किया जाएगा तुमको मालूम भी नहीं है। हाँ चलो, फिर एफ जो है 19F, ये राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड था। तो जब राइट टू प्रॉपर्टी ही नहीं बचा फंडामेंटल राइट्स में, तो एफ को भी खत्म कर दिया गया है। एफ में कुछ नहीं है, एफ खाली पड़ा हुआ है। फिर लास्ट में आता है जी, और जी में क्या है बच्चों? जी में है फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस, ठीक है। तो आप कोई भी धंधा पानी शुरू कर सकते हो, बस वो लीगल होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन, ट्रेड, है ना, बिजनेस, तो कोई भी धंधा पानी शुरू कर सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो देश के किसी भी हिस्से में, पर वो लीगल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जाके तुम लोग जो है इल्लीगल दारू बना रहे हो, दारू का ऐसा ही तुमने ठेका खोल रखा है इल्लीगल, बिना लाइसेंस के चल रहा है वो, ठीक है, वो नहीं चलेगा। लीगल तरीके से किसी भी हिस्से में देश के कुछ भी काम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है भाई। चलो क्लियर है ना? बिल्कुल। तो ये हो गया भाई हमारा बी और सी दोनों। तो अब तुम देखो, स्पीच एंड एक्सप्रेशन और फिर किसी भी पेशे का अभ्यास, कोई भी आप काम धंधा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो बी और सी दोनों हो गया, ठीक है भाई। तो आज जो है हमने 1 2 3 4 5 6 हमने यहां पे सवाल किए हैं, ठीक है। 4-5 रह गए हमारे, पर कोई बात नहीं, जो कल होने वाले हैं उन्हीं के साथ अगले 4-5 को कर देंगे। आज के सेशन को यहीं खत्म करते, क्योंकि डिटेल में पढ़ रहे थे। कल डिटेल वाला काम नहीं है, कल आराम से ऊपर ऊपर से हो जाएगा, क्योंकि ऊपर ऊपर का ही है चीजें, क्योंकि लेस इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पर हां इतनी इंपॉर्टेंट तो है जितनी हम पढ़ेंगे उन्हें, ठीक है बेटा। तो आज के लिए सेशन को यहीं खत्म करते हैं। आज थोड़े कम क्वेश्चंस के साथ एडजस्ट करो, कल ज्यादा क्वेश्चंस होंगे और कल हमारे चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।